हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल स्ट्रेंथ व्हेन ए कंडक्टिंग स्फीयर is given a charge q, the electrostatic forces make a small hemispherical bulge on its surface. The radius r of the bulge is negligibly small as compared to the radius capital R of the conducting sphere. तो अपने को ये कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है और इसकी सरफेस पे एक स्मॉल हेमिस्फेरिकल बल्ज क्रिएट हो गया है जिसकी रेडियस स्फीयर की रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल है। अपने को 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि क्या बल्ज के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सेकेंड पार्ट में अपने को बल्ज के ऊपर चार्ज पता लगाना है और थर्ड पार्ट में अपने को ये पता लगाना है कि बल्ज की वजह से स्फीयर के कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अपने को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने होंगे। मैं इन प्री रिक्विजिट पॉइंट्स को ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ। पहला प्री रिक्विजिट पॉइंट ये है, अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था कंडक्टर की सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होता है E is equal to sigma upon epsilon naught where sigma is surface charge density। अगर मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर करूं जिसकी रेडियस में ले लेता हूं कैपिटल R और मान लेते हैं इस पे कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस कंडक्टर की सरफेस पे मैंने एक छोटा सा पैच एरिया कंसिडर किया है। इस पैच के जस्ट बाहर एक पॉइंट अपन ले लेते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिग्मा की वैल्यू ये हो जाएगी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर अपन सिग्मा की वैल्यू रख दें तो इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट फील्ड ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस फील्ड को मैं दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ मान सकता हूं। मैं यहां पे एक अनोदर डायग्राम शेयर कर रहा हूं। मैं ये मान लेता हूं कि जो पैच एरिया अपन ने कंसिडर किया है उस पे Q चार्ज है और रेस्ट ऑफ द स्फीयर के ऊपर चार्ज Q माइनस स्मॉल q है। तो पैच एरिया के जस्ट ऊपर अपन ने पॉइंट कंसिडर किया है तो सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ये पैच एरिया भी इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 से डिनोट कर देता हूँ। E2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और रेस्ट ऑफ द स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसको मैं E1 से डिनोट कर देता हूं। तो E1 और E2 की वैल्यू इक्वल होगी। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू रखें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फील्ड है वो E1 और E2 के सम के बराबर होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर अपन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 लेते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E inside a conductor is 0।
इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होगा। द होल कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। अगर पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है तो कंडक्टर का पोटेंशियल पता करने के लिए कंडक्टर के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना ही सफिशिएंट है। अपन अगर सेंटर पे पोटेंशियल पता कर लेते हैं तो वही पूरे स्फीयर का पोटेंशियल हो जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स को अपन ध्यान में रखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम के पहले पार्ट में पूछा गया है क्या बल्ज के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अपन मान लेते हैं बल्ज के ऊपर चार्ज आता है स्मॉल q, रेस्ट ऑफ द स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। रेस्ट ऑफ द स्फीयर पे तो अपन चार्ज को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान सकते हैं क्योंकि बल्ज की साइज नेग्लिजिबल है। लेकिन बल्ज के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर अपन बल्ज पे चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए रेस्ट ऑफ द स्फीयर पे जो चार्ज है वो इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसकी वजह से बल्ज का चार्ज एक छोटे से एरिया में जाके कंसंट्रेट हो जाएगा। यानी बल्ज के ऊपर चार्ज को आप ऑलमोस्ट एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो। तो यहाँ से मैं चार्ज को हटा देता हूँ। बल्ज के ऊपर चार्ज एक पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। यहाँ पे जाके पूरा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द स्फीयर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके कंसंट्रेट होगा। तो अपन यहाँ पे इस चार्ज को लोकेटेड मान सकते हैं। इस चार्ज की सरफेस से डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल r जो बल्ज की रेडियस है। तो बल्ज के ऊपर चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह रिसाइड करेगा यानी बल्ज के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा नो। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट में अपने को स्मॉल q का मैग्नीट्यूड पता करना है। अपन ने ये देखा था पहले पार्ट में कि रेस्ट ऑफ द स्फीयर पे चार्ज होगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q जो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बल्ज के ऊपर चार्ज होगा स्मॉल q जो एक पॉइंट पे लोकेटेड होगा। इसको अपन ऑलमोस्ट एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब अपन Q का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए सेकेंड प्रीरिक्विजिट पॉइंट यूज करते हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी तो मैं एक ऐसा पॉइंट चूज करता हूं जहां पे स्मॉल q की वजह से भी फील्ड लिख सकूं और रेस्ट ऑफ द स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी अपन फील्ड का एक्सप्रेशन लिख पाए। तो ऐसा एक पॉइंट ये है आपका पॉइंट P। इस पॉइंट P पे अगर मैं रेस्ट ऑफ द स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड लिखूं तो ये फील्ड आपका सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस फील्ड को मैं E1 से डिनोट कर देता हूं। E1 की वैल्यू अपन ने प्रीरिक्विजिट पॉइंट में देखी थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी और सिग्मा की वैल्यू रखें तो ये अपने पास आ जाएगा Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। स्मॉल q की वजह से P पे फील्ड देखें तो फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम स्मॉल q पॉइंट करेगा यानी ये रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और इस फील्ड का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू स्मॉल q से पॉइंट P की डिस्टेंस है स्मॉल r बल्ज की रेडियस है। तो E2 को अपन ये लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और P के ऊपर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो हो जाएगा E1 माइनस E2 जिसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 रहेगा। तो अपने पास ये आएगा
क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। प्रॉब्लम के थर्ड पार्ट में अपने को ये पूछा गया है बल्ज की वजह से स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा। अगर अपन स्फेरिकल कंडक्टर का इनिशियल कैपेसिटेंस निकालें तो यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, इस पे कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। इसका पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ पे R इसकी रेडियस है। सेकेंड केस में अपन ये देखते हैं बल्ज के ऊपर चार्ज स्मॉल q रहेगा, यहाँ पे स्मॉल q चार्ज है जो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, और रेस्ट ऑफ द स्फीयर पे चार्ज है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ये सेंटर पॉइंट है जिसको मैं वो बोल देता हूँ। सेकेंड केस में अगर अपन स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो उसके लिए अपन सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल तो वही रहेगा क्योंकि होल कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। तो O का पोटेंशियल अगर अपन कैलकुलेट करें तो इसको मैं V डैश बोल देता हूँ। बल्ज के केस में कंडक्टर का पोटेंशियल ये हो जाएगा, सेंटर O पे Q माइनस स्मॉल q की वजह से तो पोटेंशियल ये होगा। ये जो चार्ज आपका है, ये चार्ज अपन ये देख रहे हैं, ये जो चार्ज है ये सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे है, तो इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और जो स्मॉल q चार्ज है वो अपन ये देख रहे हैं सेंटर से कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ये डिस्टेंस तो हो जाएगी कैपिटल R और ये डिस्टेंस है अपने पास स्मॉल r। तो स्मॉल q की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल अपन ये लिख सकते हैं स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब दोनों केसेस में पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है वो अपन निकाल लेते हैं। तो बल्ज की वजह से पोटेंशियल कितना चेंज हुआ ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू V डैश माइनस V। और अब अपन V डैश की वैल्यू रख देते हैं कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस स्मॉल r माइनस V। V की वैल्यू है कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अपन ये देखेंगे कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी, अपने पास ये रह जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस स्मॉल r माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इसमें मैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन ले लेता हूँ, तो डेल्टा V को अपन ये लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर ये रह जाएगा 1 अपॉन R प्लस स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। अंदर LCM ले लेता हूँ तो अपने पास ये आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे होगा R इंटू R प्लस स्मॉल r, और ऊपर आएगा कैपिटल R माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r।
कैपिटल आर से माइनस कैपिटल आर कैंसिल हो गया, तो अपन ये लिख सकते हैं इसको माइनस क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अपने को ये पता है बल्ज की रेडियस काफ़ी कम है, यानी कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो अपन आर प्लस स्मॉल आर को नियरली इक्वल टू कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी की वैल्यू ये आ जाएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। डेल्टा वी अपने को पता लग गया। अब कैपेसिटेंस को अपन ये लिखते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। दोनों केसेस में चार्ज तो सेम ही है, केवल पोटेंशियल अलग है, और पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डेल्टा C इज इक्वल टू, क्यू तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन वी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डेल्टा वी। अब v की वैल्यू रख देते हैं और डेल्टा v की वैल्यू रख देते हैं, तो अपने पास डेल्टा c आ जाएगा, कैपेसिटेंस में चेंज ही आ जाएगा माइनस q अपॉन v की जगह तो अपन ये वैल्यू रख देते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, इसका स्क्वायर अपन लिखेंगे, और डेल्टा v की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ माइनस q स्मॉल r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो गया, स्मॉल क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल क्यू। अब स्मॉल क्यू की वैल्यू अपन ने सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट की थी। स्मॉल क्यू अपने पास ये आया था, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं रख देता हूँ, अपने को डेल्टा सी की वैल्यू पता लग जाएगी। कैपेसिटेंस में चेंज ही आ जाएगा, डेल्टा सी इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू तो आपका कट जाएगा, और 2 से अपन 4 को भी कट कर देते हैं, तो अपने पास ही आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। कैपेसिटेंस में चेंज ये होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ पाथफाइंडर की ये प्रॉब्लम आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और फिजिक्स एजुकेटर चैनल को अपने पीयर ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए।